जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। 11 सीटों के लिए हुए राज्यसभा चुनाव में वही हुआ है जिसका कांग्रेस को डर था और जिसके लिए कांग्रेस रिजॉर्ट से रिजॉर्ट भटक रही थी कि अपने विधायकों को बचा कर रखा जा सके। लेकिन कांग्रेस के अलावा इन चुनाव में राजद और बीजू जनता दल को भी जबरदस्त झटका लगा है, क्योंकि उनके विधायकों ने जो किया है उसका अंदाजा इन्हें नहीं था। जिस कदर क्रॉस वोटिंग हुई और जिस तरह विधायक गायब रहे। नतीजों की बात करें तो बीजेपी ने बिहार में 5 सीटें हासिल कर ली है। 4 पर तो मामला साफ था, लेकिन एक सीट पर जो लड़ाई थी उसमें बीजेपी जीत गई। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 4 सीटें थी और 4 में 2 बीजेपी के पास, एक बीजू जनता दल के पास आसानी से जा सकती थी। लेकिन अंतिम सीट पर जो लड़ाई हुई उसमें बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। यहाँ बिहार में राजद को जबरदस्त झटका लगा है। राजद के एक विधायक फैसल रहमान ने धोखा दे दिया। 4 विधायक, 3 कांग्रेस के और 1 बिहार के, वो गायब हो गए, वोटिंग में शामिल नहीं हुए, जिसके कारण आंकड़ा अपने आप घट गया। बीजेपी के पास 38 थे और उसके लिए आंकड़ा घटकर जो विपक्षी दल थे उनका आंकड़ा घटकर 37 हो गया, क्योंकि उनके कुल मिलाकर जोड़ तोड़ करके 41 बन रहे थे। 4 घट गए तो 37 रह गए, जिसके कारण बीजेपी बेहद आराम से जीत गई। फैसल रहमान जो गायब रहे, 3 और कांग्रेस के जिन्होंने फोन नहीं उठाया। अब कांग्रेस का तो देखिए मामला पहले ही गड़बड़ है। 6 विधायक जो है उनके पार्टी ही बदलने की बात सामने आ रही थी। राहुल गांधी ने कैसे भी हाथ पैर जोड़ के उनको मनाया है, लेकिन यहाँ राजद को इसकी उम्मीद नहीं थी। अब देखिए तेजस्वी यादव फैसल रहमान पर कार्रवाई भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास कुल मिला के 25 विधायक है। आपको नेता प्रतिपक्ष बने रहने के लिए न्यूनतम 25 विधायकों की जरूरत है। अगर आप फैसल रहमान पर कार्रवाई करते हैं, दल बदल या फिर पार्टी विरोधी गतिविधि लगाकर निकालते हैं, तो फिर आप 24 हो जाएंगे और फिर नेता प्रतिपक्ष का पद इनके हाथ से, तेजस्वी यादव के हाथ से निकल जाएगा। तो आपको खून का घूंट पीकर, गुस्से का घूंट पीकर जो है उनको अपने साथ रखना ही पड़ेगा। आप कार्रवाई नहीं कर सकते। तो बिहार में तो बुरी गत हुई है, तेजस्वी यादव के चेहरे से दिख रहा था। कांग्रेस में अगर सेंध लगती तो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल इतनी नहीं होती, क्योंकि तब आपके लिए चेहरा दिखाना जो है आसान होता कि भाई हमारे तो सेंध नहीं लगी, हमारे तो 25-1 है, या तो कांग्रेस में समस्या है, कांग्रेस पर आप ठीकरा भी फोड़ सकते थे। लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि आपके भी विधायक वहां से लापता हो गए, तो आप किस मुंह से जो है दूसरों को ठहराएंगे। ऊपर से बोल रहे हैं कि हमारे पास 6 कम थे और इनके पास 3 कम थे, फिर भी हमने टक्कर ली। किस बात के 6 कम थे? तुम तो सब मिलकर एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के भी विधायक समर्थन देने को राजी थे। आईपी गुप्ता वाले तो तुम्हारे अपने ही है, कम्युनिस्ट पार्टी के भी अपने ही है। कुल मिलाकर 41 बन रहे थे। अब आपके लोग आपके साथ नहीं देना चाहते तो उसमें कोई और क्या करे। भाजपा के भी तो 3 कम थे, उनके तो सबके सबने वोट डाला है। तो यानी कि आपकी पार्टी में समस्या है, आपके गठबंधन में समस्या है। अब इसी तरह से ओडिशा की बात कर ले, वहां तो गजब हुआ है। 11 क्रॉस वोटिंग हुई है, बहुत जबरदस्त। 11 क्रॉस वोटिंग हुई है। बीजेपी को 9 की जरूरत थी और 11 क्रॉस वोटिंग हो गई। उसमें से भी बीजेडी के 9 और कांग्रेस के 8 इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। कांग्रेस के पास 14 है, 8 ही किसी तरह बेंगलोर में लेकर गए थे छुपाने के लिए, बाकी 7 आए नहीं, 6। और यहाँ पर बीजू जनता दल जो है उसके पास 48 थे और इन 48 में से 11 ने जो है क्रॉस वोटिंग कर दी। 48 में से जो 30-31 वोट थे वो तो पहली सीट के लिए निकल गए होंगे, क्योंकि 4 सीट थी, उसमें से 2 बीजेपी आराम से जीत रही थी, 1 बीजू जनता दल। जो बचे हुए थे उनको तीसरे उम्मीदवार को जिताना था। दत्तेश्वर होता, डॉक्टर दत्तेश्वर होता थे जो निर्दलीय थे, और उधर से दिलीप रॉय थे जो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार थे। अब देखिए इतनी बड़ी क्रॉस वोटिंग हुई कैसे, क्योंकि दिलीप रॉय जो है वो पुराने नेता हैं बीजेडी के, बीजेडीपी के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं। जो बीजू पटनायक, इनके पिता नवीन पटनायक थे, उनके साथ काम किया। तब इनकी उम्र में ये काफी तब यंग थे दिलीप रॉय, और जो नवीन पटनायक है और दिलीप रॉय की उम्र में 10-11 साल का अंतर है, 9-10 साल का अंतर है। तो आप समझिए कि वो उस उम्र से इनके साथ थे, बीजू पटनायक के साथ, और पार्टी भी बनाई और फिर नेतृत्व भी उन्होंने नहीं लिया, नेतृत्व भी दिया इन्हीं को ही, बीजू पटनायक के परिवार को। तभी नवीन पटनायक की पार्टी संभालते आए, लेकिन वो पार्टी के पुराने नेता हैं तो अपने सिंपैथाइजर हैं उनके। कुछ नेता इस बात से नाराज थे कि कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों किया। अब आपका एक पुराना नेता भले ही पार्टी से चला गया है, लेकिन आप कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उसको जो है हराएंगे,
तो ये कई लोगों को स्वीकार नहीं हुआ होगा, इसीलिए इतनी ज्यादा क्रॉस वोटिंग हो गई। ये झटका था बीजेडी के लिए और राजद के लिए। कांग्रेस के लिए तो एक्सपेक्टेड ही था कांग्रेस को, तभी वो अपने विधायक छुपाती फिर रही थी। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में थोड़ा सा पेच फंस गया है। हरियाणा में हालांकि INLD जो है, दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, उनके पास 2 विधायक है, उन्होंने इसमें वोटिंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, उनके 2 विधायक नहीं आए, जो मेजोरिटी मार्क है वो 1 घट गया। लेकिन यहाँ पर 3 वोटों को लेकर मामला फंसा हुआ है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कि 3 वोट इनवैलिड हैं। अब इसका फैसला चुनाव आयोग करेगा, जब उनके ऊपर फैसला होगा तो उसके बाद काउंटिंग होगी, इसीलिए इस मामले पर देर रात तक फैसला नहीं आया था। और इन 2 पर तो स्पष्ट है, उड़ीसा और बिहार में। लेकिन देखिए यहां से कांग्रेस की टेंशन शुरू होती है। राजद उड़ीसा को तो छोड़िए, कांग्रेस के साथ परेशानी ये है कि उनके विपक्ष के नेता का पद इस बार तो किसी तरह बचाती हुई दिख रही है, क्योंकि 5 इनके जो सांसद थे वो जा रहे थे और 5 इन्होंने किसी तरह बचा लिए। तेलंगाना से 2 मिल गए और तमिलनाडु में इन्होंने जो त्याग किया है सीटों का, और उसके बदले इन्होंने 1 सीट ली है। लेकिन आगे भी अब क्योंकि 37 हो गए हैं और इस साल 72 सीटों पर चुनाव है, अब जो मई में चुनाव होंगे उसमें फिर से 4 जो है खाली हो रहे हैं, जिसमें गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और कर्नाटक से सीटें खाली हो रही हैं। अब कांग्रेस को फिर से इन 4 को मेंटेन करना होगा और अगली बार तो कर्नाटक से मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं। हालांकि कर्नाटक में कांग्रेस के पास संख्या है, पर बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कब तक रिपीट किया जाएगा, यहाँ सवाल यही उठ रहा है। अब जैसे कि इस बार तमिलनाडु में पवन खेड़ा को भेजने की बात चल रही थी शुरू में, लेकिन हुआ क्या, ये बात तो करा स्टालिन से। स्टालिन ने कहा कि भैया ठीक है, आप सीटें कम लीजिए, विधानसभा में ज्यादा सीटें मांग रहे थे, हंगामा कर रहे थे और वहां पर पद भी मांग रहे थे, मंत्री पद। लेकिन केसी वेणुगोपाल गए, उन्होंने कहा कि भैया ये सब छोड़ो, अगर हमें राज्यसभा में 1 सीट नहीं मिलेगी तो हमारे हाथ तो नेता प्रतिपक्ष का पद चला जाएगा, क्योंकि इन्हें भरोसा तो था नहीं कि इन्हें बिहार में तो इनका है ही नहीं उम्मीदवार, वो तो राजद का उम्मीदवार है, और यहाँ पर उड़ीसा में भी संयुक्त उम्मीदवार है, हरियाणा में भी इन्हें भरोसा नहीं था। तो अगर तमिलनाडु से अरेंज नहीं करते तो इनके लिए दिक्कत हो जाती, इसलिए इन्होंने कहा तमिलनाडु में छोड़ो, छोटी पार्टी बन के रहते हैं, आप हमें सीट दे दीजिए। और पवन खेड़ा के लिए बात आ रही थी, लेकिन इनकी राज्य इकाई ने हंगामा किया कि आप जो है, पहले तो आप यहाँ सीटें भी कम ले रहे हैं, हमारे लिए लड़ने का चांस नहीं, मंत्री पद का चांस नहीं, ऊपर से आप जो है राज्यसभा पवन खेड़ा को दे रहे हैं। इसीलिए इन्होंने फिर तमिलनाडु की अपनी प्रदेश इकाई से ही राज्यसभा के लिए उम्मीदवार उतारा था। पवन खेड़ा फिर ऐसे अपना समूह लेके बैठे हैं। सुप्रिया सीनेट का नंबर नहीं आ रहा है, भाई कब तक जो है राहुल गांधी की गलतियां छिपाने का काम करते रहेंगे, मीडिया के सामने बोलते रहेंगे। राहुल अधिकतर पवन खेड़ा को लगाया जाता है जिम्मेदारी में, राहुल गांधी कुछ उठपटांग बोल देते हैं, फिर पवन खेड़ा आके, कभी जयराम रमेश आके जो है सफाई देते रहते हैं, मामला संभालते हैं। अब जयराम रमेश तो है ही, इनको तो मिली गई सांसदी, लेकिन पवन खेड़ा, सुप्रिया सीनेट, रागिनी नायक, इन जैसे और कई नेता है जो इंतजार कर रहे हैं, नंबर आ नहीं रहा है। इसीलिए दिग्विजय सिंह की भी अगली बार मई में, दिग्विजय सिंह की भी वहां पे सीट है मध्य प्रदेश में, वो तो मिलने से रही। तो अब यहाँ जहां कर्नाटक से मिल सकती है इन्हें, तो उसी के ऊपर सबकी नजरें गड़ी हैं कि हमें वहां से भेज दीजिए, अब हमें भी तो कुछ दीजिए, क्योंकि देखिए जो उसके अगले चुनाव होंगे नवंबर में, उसमें कांग्रेस की कोई सीट खाली नहीं हो रही है। उसमें जो मुख्य मुकाबला है वो यूपी में है, बीजेपी सपा के बीच में रहेगा, वहां सबसे ज्यादा 10 सीटें हैं, तो वहां कांग्रेस का मामला है नहीं। कांग्रेस में जो भी 4 सीटें खाली हो रही है, अगर कोई नया सांसद वो लाना चाहते हैं तो इसी में ही लाएंगे, वरना तो फिर उसके आगे के सालों में बात चली जाएगी 27-28 में। तो पूरा जोर है इनकी पार्टी में कि भाई अभी तो आपने लिया नहीं तो अब ले लीजिए, कम से कम मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष भी हैं, विपक्ष के नेता भी हैं, राज्यसभा में भी है, तो सब कुछ एक ही आदमी को थोड़ी दे दोगे। तो यही सवाल फिर से उठ रहा है और इस बार उम्मीद लगाए बैठे हैं इनकी पार्टी के राहुल गांधी के करीबी, जो चमचा कैटेगरी में सब आते हैं कि हमको सीट मिलेगी, और साथ ही इनको मेंटेन करना होगा विपक्ष के नेता का पद। अगर नहीं कर पाते हैं तो वहां भी इनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। और जैसे झटके लगते हैं, झटके तो इस बार भी लगे, बहुत बचाने की कोशिश की है लेकिन नहीं बचा पाए, तो ऐसे ही झटके इन्हें अगले चुनाव में भी लग सकते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।